तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये इक्वेशंस देखी. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यू इक्वेशंस इन द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव concept and whole the electromagnetic chapters. That the first equation is this Gauss law in electrostatics. This is the basic law which governs for the how we can change the value of charges into electric field. So charge to electric field relationships के लिए ये बहुत ही important law है. This one is the Gauss law in electrostatics. If we apply the same analogous equation, integral of E dot dA to integral of B dot dA, so it is always zero. किसी भी लूप में अगर हम B dot dA निकालेंगे, किसी भी सरफेस एरिया पे अगर हम B dot dA निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी, बिकॉज दे फॉर्म अ इनक्लोज लूप and the number of lines entering in the surface will be the number of lines leaving in the surface. No line will any time cross or reside in the area. तो हमेशा कह सकते हैं कि B डॉट DL का जो डॉट प्रोडक्ट B डॉट DA का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा से जीरो होगा. नेक्स्ट वन इज दिस फेराडेज लॉ. फेराडेज लॉ इज अनदर इंपॉर्टेंट लॉ. अगर हम E डॉट DL निकाल रहे हैं, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, दिस वन इज द सरफेस इंटीग्रल एंड दिस वन इज द लाइन इंटीग्रल. सो देयर इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन कि यहाँ पर ये सरफेस इंटीग्रल का साइन है. वी ऑलवेज राइट दिस दोज टू लाइक दिस वन. ये दोनों एरिया इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल्स हैं, ठीक है. ये और ये सरफेस इंटीग्रल्स हैं, पर ये हमेशा लाइन इंटीग्रल होता है. ये क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल होता है या लाइन इंटीग्रल ये होता है, तो हमेशा इस पर भी कभी सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. दिस वन इज रिटन लाइक दिस. मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा था कि पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड. हम हमेशा इस चीज़ को लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में लिखते हैं और हमेशा इस चीज़ पे गलती करते हैं. दिस वन अगेन इज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL. हम हमेशा एक लेंथ हमने लाइन ली और उस लेंथ पर हमने B की वैल्यू को थोड़ा सा इंटीग्रेट करके देखने की कोशिश की कि B डॉट DL एग्जैक्टली कितना आ रहा है. सो B डॉट DL इज अगेन म्यू नॉट I प्लस मैक्सवेल करेक्शन टर्म म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. यहाँ पे हमने देखा कि माइनस डी फाई बाई डी टी को ई डॉट डी एल लिख सकते हैं, तो यहाँ से इन दोनों के पीछे एक कोरिलेशन भी स्टैब्लिश हो सकता है आसानी के साथ. तो इस तरीके से हम देखे थे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं. वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, और ये आपस में इंटरचेंजेबल है. यहाँ पर हमने इसको नाम दिया IC का, और इस पूरे टर्म को नाम दिया हमने ID का, डिस्प्लेसमेंट करंट का. जस्ट एक नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट इमेजिनरी करंट, हम उसको बोल सकते हैं. दिस वन इज ID इमेजिनरी करंट. अब हम आगे बढ़ेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेव स्पेक्ट्रम पे. सो अगर हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे जाएंगे तो सबसे पहली कॉन्सेप्ट आती है कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द फील्ड्स, व्हाट आर द अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, कौन कौन सी चीज़ों से मिल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है. तो सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ टू काइंड ऑफ वेव. इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव. वन इज द इलेक्ट्रिक वेव एंड अनदर इज द मैग्नेटिक वेव. लेट्स सपोज अ वेव इज ट्रेवलिंग इन द z direction. This is the z axis, this is the z direction. Now let's suppose this is some y axis and this is some x axis. So whenever the wave travels in z axis, हमेशा अगर वेव z एक्सिस में ट्रेवल कर रही है तो x और y एक्सिस पे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा अगर
वेव इस डायरेक्शन में हम ट्रेवल करा रहे हैं तो हमेशा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दो एक्सिस मिलेंगी जेड के पैरेलल, वाई और एक्स। तो इन वाई और एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेटिंग फील्ड्स होंगी, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। तो इसके लिए सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा, सॉरी एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर ये जेड डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे होगा, एक्स डायरेक्शन है, यानी इसकी जो बढ़ती हुई चीज़ें होंगी ये एक्स डायरेक्शन में होंगी। इस तरीके से होगा, यहाँ पे ये इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे अपोजिट इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे और कुछ इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे कुछ और होगी। सिमिलरली जैसे कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास, एक्स एक्सिस पर अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी तो सिमिलरली, सॉरी एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो वाई एक्सिस पर सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। दिस वुड बी लाइक दिस। दिस शुड नॉट सुपर इम्पोज इफ यू आर, अगर हम एक क्लीन फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कोशिश यही रखते हैं कि सुपर इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। ऑल्दो हम यहाँ पर 3D को 2D में दिखा रहे हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली स्टेट्स आ जाती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है वो अराइज हो जाते हैं। पर हम ये देख सकते हैं कि दिस फील्ड इज, इट्स लाइक दिस थिंग, कि अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारे पास ये z एक्सिस का वो ये एक्स वाई प्लेन हो गया हमारे पास जिस पे z एक्सिस रिजाइड कर रही है। अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारे पास ऊपर नीचे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और बोर्ड के अंदर और बाहर, सपोज जैसे अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, हमारे पास वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और दिस वुड बी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहेगी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, यहाँ पे फिर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी, वाई एक्सिस है, वो पीछे जाएगी, आगे आ रही होगी इसकी। अगर हम इसका ग्राफ इसे देखें ऐसे होगा, ये नीचे ये यानी ये पीछे जा रही होगी। अगर इसका वो देखेंगे ये ऐसे ऐसे जा रही होगी, यानी इधर इंटेंसिटी बढ़ रही होगी, फिर कम हो रही होगी, बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी, इस डायरेक्शन में वो बोर्ड के इन और आउट जा रही होगी। हम इसका नोट्स में अगर हम देखेंगे तो अच्छा डायग्राम यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे बोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ करना फीजिबल नहीं है, पर शायद इस पार्ट को हम आप लोग समझ जाएं आसानी के साथ कि ये इस तरीके से वेव्स जनरेट हुई हैं, कुछ इस तरीके से। ये जो है वो ऊपर नीचे है और ये प्लेन में अंदर और बाहर जा रही है। तो ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हुई है। कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उस वेव में ऐसी चीज़ें होंगी कि वो ऑसिलेटिंग, साइमल्टेनियसली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज होंगी। नाउ अगर हमें मिल गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है तो हम उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज क्या होंगी, इंटेंसिटी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, उस पर जाते हैं। तो लेट सपोज हम लिख देते हैं कि ई एक्स इज द वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। दिस वुड बी ई नॉट साइन ऑफ या कॉस ऑफ साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। ये के जेड और ओमेगा टी यानी ये जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और टाइम डिपेंडेंट वेव है, ये इन दो चीज़ों को दिखाता है। सिमिलरली इफ यू आर राइटिंग बी वाई, सो बी वाई विल बी बी नॉट साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। नाउ हम के, ओमेगा, टी, लैम्डा इन सब के बीच के रिलेशंस को देखेंगे। उसके पहले एक बहुत जरूरी चीज़ देखनी जरूरी है कि ये साइनोसोडल वेव है तो ये साइन की भी फॉर्म ले सकती है, कॉस की भी फॉर्म ले सकती है। साइन और कॉस की फॉर्म के बीच अंतर क्या है? लेट सपोज अगर हमने कोई साइन एक्स ई नॉट का कर्व बनाया है तो वो ऐसा बनेगा। अगर सपोज कि दूसरे बंदे ने कॉस का बनाया हुआ है तो कॉस का सिर्फ यहाँ से शुरू करेगा, मतलब हमने अगर साइन से बनाया है तो हमने ओरिजिन यहाँ ली है, और अगर उसने कॉस का बनाया तो उसने ओरिजिन यहाँ ली होगी। तो इट्स जस्ट फाई यानी 90 डिग्री के फेज डिफरेंस की बात है। साइनोसोडल वेव्स साइन की ही फॉर्म में लिखी जा सकती है और कॉस के फॉर्म में, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट
अब हम इनके बीच रिलेशन देखेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर रिलेशंस को याद नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी पुरानी टेक्निक्स डायमेंशनल एनालिसिस 11th क्लास में देखी थी हमने, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और बहुत आसानी के साथ इनकी वैल्यूज़ निकाल देंगे, बहुत आसानी के साथ हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज दिस वन इज के जेड, डायमेंशनली ये के जेड ओमेगा टी के बराबर होना चाहिए। डायमेंशनली क्या होना चाहिए, के जेड ओमेगा टी के बराबर होना चाहिए। अब हमें z का पता है, z इज समथिंग इन मीटर्स एंड t इज समथिंग इन व्हाट, t इज समथिंग इन सेकेंड्स। ये मैं अभी टेम्पररी लिख रहा हूँ एंड दिस इज इन मीटर्स। सो अगर हमें कभी वेव वेलोसिटी निकालनी हुई तो वो वेव वेलोसिटी किस फॉर्म में आएगी, द वेव वेलोसिटी विल बी इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ले आइए मीटर पर सेकेंड को, तो ये जो वेव वेलोसिटी v हुई, v वुड बी ओमेगा बाय के। यहां पर हमने निकाल लिया कि अगर किसी भी वेव की वेलोसिटी निकालनी हो, दैट वेव वेलोसिटी विल बी ओमेगा बाय के। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज के। के क्या है, के इज 2 पाई बाय लैम्डा एंड ओमेगा इज 2 पाई बाय 2 पाई न्यू। एक और कंफ्यूजन होता है कि न्यू और वी में, तो सिंबल्स बहुत हम ध्यान से बनाएंगे। दिस इज वी, दिस इज न्यू, ओमेगा बाय 2 पाई न्यू। अब अगर हम v की फॉर्म में लिखते हैं, व्हाट इज द वेव वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, c स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है वेव। अब अगर हम यहां पे लिखें c इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा हमारे पास क्या है 2 पाई न्यू डिवाइड बाई के 2 पाई बाय लैम्डा। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमेशा c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये इक्वेशन फॉलो होगी। व्हाट वुड बी फॉलोड, v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के हमने ये देखा था किसी भी जनरल वेव के लिए, किसी भी जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। फिर हमें पता चला कि c वेलोसिटी ऑफ लाइट से हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी। सो हमने वहां से एक इक्वेशन डिराइव किया कि फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, द लैम्डा और न्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा c के बराबर होगा। तो c द स्पीड ऑफ लाइट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय लैम्डा इंटू न्यू। एंड नाउ व्हाट इज c के बारे में एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, वेयर इज c डिराइव्ड फ्रॉम, c इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर हम स्पेस में, निर्वात में, वैक्यूम में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल कराते हैं तो जो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है, ये जो दो कांस्टेंट हमारे पास थे 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये मिल करके वेव की वेलोसिटी c को बनाते हैं। दिस इज द रीजन क्यों हर वेव मीडियम में c की वेलोसिटी से ही ट्रेवल करती है। नेक्स्ट थिंग इज these waves can travel into vacuum also. These waves can travel through vacuum also. So no electromagnetic wave, none of the electromagnetic waves require a medium to travel. Next is अगर हमने किसी मीडियम में डाला जिसकी ये म्यू नॉट की जगह हमारी वैल्यू वो म्यू में चेंज हो गई, सपोज वो हमारी म्यू नॉट जो वैक्यूम के लिए हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखा था, अगर वो म्यू नॉट की जगह म्यू है और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन है, तो क्या होगी वेलोसिटी, तो दीज कांस्टेंट्स विल बी रिप्लेस्ड, दीज कांस्टेंट्स विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। अब हम इस अंडर रूट 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू आर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर चेंज हो जाएगा,
this would be 1 upon under root mu relative epsilon naught relative into c. This would be c in medium. c कह सकते हैं, बेटर यहाँ पर होगा कि इस c को c ना लिख करके वेव वेलोसिटी v लिखें. तो किसी मीडियम में अगर वेव वेलोसिटी निकालनी है तो दिस वुड बी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव इनटू c. So these are the basic properties of electromagnetic waves. Now let's suppose if this is a wave, this has a velocity and this wave certainly have some energy. So this wave should have some momentum. And now how to do the analysis for the momentum? These two things are very important at this point of time. So there is a thing कि जब हम लेट सपोज कि वेव में मोमेंटम तो होगा. अब अगर वेव ने इस पॉइंट पर यहाँ पर आकर हिट किया तो क्या होगा? वेव जब हिट करेगी तो इस पॉइंट पर, या लेट सपोज अगर यहाँ पर ये कोई सरफेस एरिया है और यहाँ पर वेव्स हिट कर रही हैं आकर के, एक एक रेज आ रही हैं सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो क्या होगा? वो इस पार्ट को हमेशा एनर्जी प्रोवाइड कर रही होंगी और ये जितना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन बनता है, दैट इज P इक्वल्स टू U बाय C. एंड दिस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर. किसी भी अगर सरफेस पे वेव्स हिट कर रही हैं और U अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं, तो U बाय C इज दिस स्पीड ऑफ लाइट, U बाई C के हिसाब से उनका रेडिएशन प्रेशर जनरेट होगा. दिस रेडिएशन प्रेशर कम्स ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम. ये हमने कब P बराबर U बाई C हमने कब डिराइव किया? When the wave hits it. Now let's suppose the wave is hitting it at 90 degree and tracing back. मतलब वेव इसको हिट कर रही थी और यहीं पर चली जा रही थी अंदर, तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ? लेट्स सपोज वेव आ रही थी किसी वेलोसिटी v से, इसको हिट किया और यहीं पे रुक गई. चेंज इन मोमेंटम वुड बी mv. अगर सपोज कोई पार्टिकल आ रहा था तो इसको हिट किया और यहीं पे रुक गया, mv चेंज इन मोमेंटम. पर अगर इसको हिट करने के बाद डायरेक्ट बैक हो गया तो कितना चेंज इन मोमेंटम होगा? 2mv. सो रिगार्डिंग 2mv, इफ वेव्स आर हिटिंग इट एंड दिस इज अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर ये पूरी वेव्स जो हिट कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो दैट वुड बी यहाँ पर u नहीं 2u. दिस वुड बी एनर्जी इनटू 2. सो u बाई c इज जस्ट फॉर स्केल कह सकते हैं, फॉर स्टैंडर्ड, कि अगर वेव्स इसको आकर के u अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ वेव्स हिट करके यहीं पर रह जा रही हैं, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, सारी वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, दैट वुड बी p इक्वल्स टू u बाई c. पर अगर वो सारी रिफ्लेक्ट कर जाए 2u बाई c होगी. लेट सपोज वेव से यहाँ पर 45 डिग्री पर आई और 45 डिग्री पर चली गई, तो दैट वुड बी, अगर सपोज कोई एक ये सरफेस हमारा है, इस पर वेव्स 45 डिग्री पर आ रही हैं और चली जा रही हैं, तो हमारा कौन सा कंपोनेंट मोमेंटम का चेंज हो रहा है? ओनली दिस. अगर दिस इज 45 डिग्री ओनली कॉस कंपोनेंट, और दैट वुड बी, व्हाट वुड बी p इक्वल्स टू 2uc इंटू कॉस 45, एंड दिस cos 45 is equal to 1 by root 2. So 2u by c into 1 upon root 2, that is root 2u by c. So this is the concept of radiation pressure.